Good evening to all of you. Good Good evening, evening, everybody. sir. Very good evening. Am I audible now? Yes, Yes, sir. ठीक है यार, एक्चुअली ना लाइट मेरे एंड पे आज पावर कट है, तो मुश्किल ही है। बहुत सारे बच्चे और भी हैं जो पावर कट की वजह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास मैसेजेस आ गए थे, तो जितने लोग भी सर कनेक्ट सर कर, यहाँ पे भी बहुत लाइट जा रही है। हाँ तो थोड़ा सा इश्यू है, तो फटाफट ऐसा करते हैं, जितनी देर तक इन्वर्टर कंटिन्यू रहता है उतनी देर तक कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर दिक्कत होगी तो फिर हम लोग कल फिर से एक क्लास लगा देंगे कॉम्पनसेशन के लिए। तो कैन वी स्टार्ट? yes, sir. यस सर। ठीक है जी। तो ओके 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 ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या क्या कर चुके थे? एक्सपेंशन कर चुके थे। आई थिंक फर्स्ट 12 प्रॉपर्टी कर चुके थे ना, 11 या 12। 11 करी थी सर। अच्छा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाली अभी नहीं करी थी, ठीक है। और फैक्टराइजेशन की नहीं करी थी। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में, मुझे याद है कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने दिया था और उसको मैंने बोला था कि आप लोग ट्राई करना, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले वो क्वेश्चन देख लें। yes, sir. क्वेश्चन क्या था? आई थिंक ये क्वेश्चन था, परहैप्स ये वाला क्वेश्चन था। ये कितने लोग हो गया? सबका हो गया था? हुआ था या नहीं? फटाफट जल्दी से बताओ। सर अभी ट्राई कर रहे थे सर, मैं तो भी ट्राई कर रहा था। तो बाकी लोगों ने भी ट्राई नहीं किया इसका मतलब, इस क्वेश्चन को? अब देखो बेसिकली इसमें क्या, मैं उतना समय नहीं दूंगा, मैं सीधे से बता रहा हूँ। ये साइन 3 थीटा क्या होगा? तो साइन 3 थीटा होता है बेसिकली 3 साइन थीटा एंड बोलो माइनस 4 sin क्यूब थीटा। 4 साइन क्यूब थीटा। और इस बात को अगर आप ध्यान दो तो ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है, दिस वन, इसका 4 टाइम्स करोगे और इसमें ऐड करते हो तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, -4 साइन थीटा yes, sir. क्यूब। और ये जो टर्म है तुम्हारा ये वाला, इसमें अगर आप क्या मल्टीप्लाई कर दो, 3 साइन थीटा। यहां पर क्या मल्टीप्लाई करो? 3 साइन थीटा। और यहां पर क्या मल्टीप्लाई करो? बोलो। 4 4। और यहाँ पर 3 साइन थीटा के बजाय -3 साइन थीटा मल्टीप्लाई करो, और उसको जो कुछ भी आया उसको अगर इसमें ऐड कर दो तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं? yes, sir. तो हमने क्या किया, हमने बोला कि ऑपरेशन करते हैं, C2 इज रिप्लेस्ड बाय C2 प्लस -3 साइन थीटा टाइम्स C1 प्लस 4C3। ओके, फर्स्ट कॉलम में -3 साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड कॉलम में 4 मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उन दोनों को ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, तो ये जो आया ये साइन 3 थीटा का नेगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये लो आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा -3 साइन थीटा, और यहां पर क्या आएगा, +4 साइन क्यूब थीटा। और इसको अगर देखें तो आएगा नेगेटिव ऑफ साइन 3 थीटा बन जाएगा। और C2 की जगह पर क्या है, ये एलिमेंट क्या है, साइन ऑफ 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा और माइनस साइन 3 थीटा ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये एलिमेंट तो 0 होता हुआ दिख रहा है। अब बाकी सारे देखो 0 होंगे कि नहीं होंगे। तो इस ऑपरेशन से क्या आया बोलो, इस ऑपरेशन से यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 कॉस थीटा है, यहाँ पर 4 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट क्या आएगा और ये वाला क्या आएगा, बस ये देख लो, बात खत्म। तो व्हाट विल बी A22 एलिमेंट क्या आएगा बोलो, इस ऑपरेशन के बाद, ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में A22 एलिमेंट क्या होगा? तो ऐसा आएगा साइन 6 थीटा
बोलो, -3 sin थीटा टाइम्स -3 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई ये वाली क्वांटिटी, ये कितना है, ये 2 cos थीटा, और प्लस 4 टाइम्स साइन क्यूब 2 थीटा। अब जरा सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, ये दोनों मिलके 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 2 theta. तो ये तुम्हारा हो गया -3 sin ऑफ 2 थीटा एंड +4 sin 2 थीटा का क्यूब। तो ये दोनों मिलके इसको कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं, Yes sir. माइनस कॉमन लिया तो ये sin 6 थीटा आ जाएगा, तो ये फाइनली बन जाएगा माइनस ऑफ sin 6 थीटा, और ये प्लस sin 6 थीटा, तो फिर से 0 हो जाएगा, तो ये एलिमेंट भी 0 आ जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह से ये वाला एलिमेंट भी क्या आ जाएगा, 0, और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब ये वाला 0 कैसे आएगा, वो थोड़ा तुम्हें काम करना पड़ेगा, इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी इन दोनों का सम, इसका और इसका जब ये ऑपरेशन के थ्रू सम करेंगे तो इसी का नेगेटिव आ जाएगा, तो ये तीनों एलिमेंट 0 एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हो जाएगा ना, आप अपने आप से करेंगे तो हो जाएगा, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं, Yes sir. ओके। तो इसके अब इसके बाद में मैं फटाफट 2-3 प्रॉपर्टी, और आज हमें फैक्टराइजेशन ऑफ डिटर्मिनेंट अच्छे से समझना है, तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 12th प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी 12। प्रॉपर्टी 12 क्या है जी, तो 12th प्रॉपर्टी बोलती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले आप फटाफट लिखते जाइए, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स with odd order vanishes and that of even order is perfect square। तो जो इवन ऑर्डर मैट्रिक्स जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक एक्सप्रेशन का स्क्वायर आएगी, ऑड ऑर्डर है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, इसका ये प्रॉपर्टी है। अब मान लो इसको हमें प्रूफ करना है ऑड ऑर्डर के लिए, तो प्रूफ वन लाइनर है कि आप ऐसे समझो कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, यही होता है ना स्क्यू सिमेट्री का कैरेक्टरिस्टिक, Yes sir. क्योंकि ए जे आई जो होता है वो नेगेटिव ऑफ ए आई जे होता है, इस वजह से ये प्रॉपर्टी है। एंड देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ नेगेटिव ए। फिर आप जानते हो कि k मल्टीप्लाइड बाई a का जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, k टू द पावर ऑर्डर टाइम्स डिटर्मिनेंट a। एंड देयरफॉर इस बात का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो a के डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है, क्योंकि ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, और -1 इंटू ए है, k की वैल्यू -1 है, तो ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा बोलो, -1 बाहर आएगा टू द पावर ऑर्डर क्या है n टाइम्स डिटर्मिनेंट a। बट सिंस n इज ऑड, क्योंकि ऑर्डर ऑड दिया हुआ है, अगर n ऑड है तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट a एंड देयरफॉर 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 एंड देयरफॉर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0, where n is order of matrix which is odd। तो ये हो गया प्रूफ।
इवन ऑर्डर का जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका प्रूफ जो है वो ग्रुप थियरी में आप आगे पढ़ेंगे, मतलब जब आप वेक्टर अलजेब्रा सॉरी लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो हायर स्टडीज में। ऐसे मतलब कि आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते। फिर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर इवन ऑर्डर में स्क्यू सिमेट्रिक मतलब 2/2 का स्क्यू सिमेट्रिक अगर लेते हो, जैसे कि ऐसा 0x - x 0, तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि इट इज x स्क्वायर। ऐसे अगर आप 4/4 का स्क्यू सिमेट्रिक ले लेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो मान लो ऐसे 0 a b c एंड यहाँ पर लिख दिया आपने -a 0, यहाँ पर लिख दिया -b, यहाँ लिख दिया -c, और फिर कुछ एलिमेंट यहाँ पर मान लो d लिख दिया, यहाँ पर e लिख दिया, यहाँ पर -d लिख दिया, है ना। ये वाला 1 3 एलिमेंट है तो 3 नहीं, ये कौन सा एलिमेंट है जी, हाँ ऐसे मान लिया आपने एलिमेंट लिया, यहाँ पर 0 ले लिया, और यहाँ पर कुछ f ले लिया, यहाँ पर 0 ले लिया, यहाँ पर f है तो यहाँ -f कर दिया, यहाँ e है तो -e कर दिया। तो इसको जब आप एक्सपांड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो एक ABCD में एक एक्सप्रेशन आएगा, और उसका ट्राइनोमियल उसका स्क्वायर आ जाएगी। तो इतना वर्कआउट करने का मैंने भी देखा हुआ है कि आ जाती है, बट इसका जनरल प्रूफ आप नहीं दे सकते, इसलिए जनरल प्रूफ के बारे में आपको सोचना भी नहीं, सिर्फ मान के चलना है कि अगर ऑर्डर इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन बनेगा। तो ये तो है 12th प्रॉपर्टी। अब आप जाएंगे 13th प्रॉपर्टी पर। इस पर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी क्वेश्चंस पर नहीं जा रहा हूं। सो लेट्स गो टू द प्रॉपर्टी 13। इसका प्रूफ आप करेंगे अभी एज ए क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन याद है? यस सर। इज प्योरली रियल। हर्मिशियन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्योरली रियल नंबर है। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? उससे पहले एक और बात प्रूफ करनी है, ये नोट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रूफ करना है। क्या? कि अगर डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है 3/3 का मान लो, जिसके एलिमेंट हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, या डेल्टा के बजाय इसको मैं लिख रहा हूं डिटर्मिनेंट A, जो कि एक नंबर होगी, है ना, एक नंबर होगी। अगर AI BI CI कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, AI BI CI belongs to set of complex number, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, they are all complex numbers. Then डेफिनेटली आप बोलोगे कि ये जो डेल्टा है डिटर्मिनेंट A है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ या ना? डिटर्मिनेंट A इज कॉम्प्लेक्स नंबर। यस और नो? यस सर। तो आपको प्रूफ करना है कि डेल्टा डिटर्मिनेंट A का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉन्जुगेट। मतलब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, फिर उसका कॉन्जुगेट लो, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी जब आप उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ले लो और उसका डिटर्मिनेंट लो। मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स फाइंड कर लो, फिर उसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करो, तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन्ड होगी जब आप पहले ही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करके फिर उस डिटर्मिनेंट का कॉन्जुगेट करो। तो ये बात को आपको प्रूफ करनी है, तो कैसे प्रूफ करेंगे जल्दी बताइए। 3/3 के लिए मान लो प्रूफ करना है, तो कैसे, आर्ग्यूमेंट क्या होगा आपका? तो आर्ग्यूमेंट आपको यहां से कि ये यहां से स्टार्ट करो। डेल्टा डिटर्मिनेंट A क्या है? ये है
ABC 1 2 3 1 3 2, याद आया? ABC 2 3 1 2 1 3 and ABC 3 1 2 and 3 2 1, यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। ये बात तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यस सर। और अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है तो कोई आपसे बोले डिटर्मिनेंट ए का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कॉन्जुगेट का मतलब है कि इस नंबर का कॉन्जुगेट, मतलब है इस पूरे एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट। बोलो हाँ या ना? यस सर। और इस एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा बोलो? इसका मतलब हुआ A1 B2 C3 का कॉन्जुगेट माइनस A1 B3 C2 का कॉन्जुगेट प्लस A2 B3 C1 का कॉन्जुगेट माइनस A2 B1 C3 का कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। A3 B1 C2 का कॉन्जुगेट माइनस A3 B2 C1 का कॉन्जुगेट आएगा। फिर आपको ये भी पता है कि कॉन्जुगेट ऑपरेशन जो होता है, कॉन्जुगेशन जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो प्रोडक्ट पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ भी तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट, ये सबको तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास जो आएगा, आई एम वेरी सॉरी, अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा? आपके पास ये आ जाएगा ऐसा, A1 कॉन्जुगेट B2 कॉन्जुगेट C3 कॉन्जुगेट माइनस A1 कॉन्जुगेट B3 कॉन्जुगेट C2 कॉन्जुगेट and plus A2 conjugate B3 conjugate C1 conjugate and minus A2 conjugate B1 conjugate and C3 conjugate and plus A3 bar B1 bar C2 bar minus A3 bar B2 bar C1 bar। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने एलिमेंट थे ना ये वाले, अगर इन्हीं एलिमेंट का कॉन्जुगेट कर दो तो यही आंसर आ जाएगा। तो यहां से फाइनली आपके पास क्या आया? आपके पास आ गया कि इट इज नथिंग बट A1 बार B1 बार C1 बार A2 बार B2 बार C2 बार A3 बार B3 बार C3 बार का डिटर्मिनेंट। और यही क्या है? ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? ए कॉन्जुगेट है। ए कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट आ गया। तो दिस इज द प्रूफ। ये वाली जो फैक्ट है, इस फैक्ट का मैंने प्रूफ कर दिया। जस्ट मुझे एक बार बता दो कि क्या आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो? समझ में आ गई बात या नहीं? यस सर। Yes, sir. तो अगर ये बात समझ में आ गई सभी लोग रिप्लाई कर दो भाई फटाफट, क्योंकि 2 लोगों ने रिप्लाई किया, बाकी लोगों ने किया नहीं है। तो इसका मतलब है कि पहले आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो फिर कॉन्जुगेट करो, या पहले कॉन्जुगेट कर दो मैट्रिक्स का फिर डिटर्मिनेंट लो, यू विल गेट द सेम वन। अब आ जाओ, कैसे प्रूफ करोगे इसको? हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्योरली रियल है। हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ijth एलिमेंट और jith एलिमेंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो, aij इज इक्वल टू aj का बार। इसकी वजह से आप ये बोलोगे कि जो ए बार है वो ए ट्रांसपोज हो जाता है, याद है ना? यस सर। क्योंकि डायगोनली अक्रॉस जब आप कॉन्जुगेट करोगे तो डायगोनल वाले एलिमेंट अक्रॉस द डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज होंगे, तो जो ए है वो ए ट्रांसपोज हो जाएगा। और अगर ये बात सही है कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो गया तो डिटर्मिनेंट ए बार इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो गया, तो डिटर्मिनेंट ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगा। यस और नो? Yes. मैट्रिसेस इक्वल है, क्योंकि इसके लिए रीजन है कि a इक्वल टू बी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट b, ऑल्दो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है।
अगर दो मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट इक्वल है तो मैट्रिसेस इक्वल हो, ये जरूरी नहीं, क्योंकि 2/2 और 3/3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट सेम हो सकते हैं। बट अगर मैट्रिसेस इक्वल है तो डिटर्मिनेंट जरूर इक्वल होगा, बट डिटर्मिनेंट इक्वल है तो मैट्रिसेस इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एनीवे ये इक्वल है। अब ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है? ए का A. डिटर्मिनेंट, और ए बार का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए का बार। हाँ या ना? Yes sir. ये वाली प्रॉपर्टी से। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, अगर ऐसा बोलता हूं मैं से, तो यहां से हम क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? जेड बार इज इक्वल टू जेड। इसका मतलब होता है जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 0, और इसका मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 0, और इसका मतलब होता है कि जेड इज प्योरली रियल। यही प्रूफ करना था ना बेटा? एग्रीड? Yes sir. एग्रीड। अब इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया। जैसे अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, कैसे क्वेश्चन मिलेगा ये वाले प्रॉपर्टी पर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेगा। इसको मैं हटा दूं, ये वाली स्लाइड को चेंज करूं? समझ में तो आ गया सबको? Yes Yes, sir. sir. तो जैसे मान लो आपको ऐसा दे दिया कि भाई एक डिटर्मिनेंट डेल्टा है, इसका ये वाला एलिमेंट 2 है, यहाँ पर 1 माइनस आयोटा है, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा है, यहाँ पर 2 प्लस 3 आयोटा है, यहाँ पर 2 माइनस 3 आयोटा है, ये 0 है, यहाँ पर 5 प्लस 4 आयोटा है, यहाँ पर 5 माइनस 4 आयोटा है, यहाँ पर 1 है मान लो। और ऑप्शन में है डेल्टा इज प्योरली रियल, डेल्टा इज इमेजिनरी, डेल्टा इज प्योरली इमेजिनरी, नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ ऑप्शन है। तो आप कैसे 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 शो करेंगे? तो एक तो सीधे बोलेंगे क्या कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में दो कंडीशंस होनी चाहिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स में दो कंडीशंस होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली कंडीशन होनी चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट प्योरली रियल होने चाहिए। नॉन डायगोनल में IJ 1 2 एलिमेंट 2 1 का कंजुगेट 1 3 3 1 का 2 3 3 2 का, मतलब ये प्योरली हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो इसकी वैल्यू प्योरली रियल आएगी। बट अगर मुझे ऐसे जस्टिफाई करना है, प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा डेल्टा बार इज इक्वल टू, फिर क्या करूंगा? हर एलिमेंट का कंजुगेट कर दूंगा। यहाँ 2, यहाँ पर 1 प्लस आएटा, यहाँ पर 2 प्लस 3 आएटा, यहाँ पर 1 माइनस आएटा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 माइनस 4 आएटा, यहाँ पर 2 माइनस 3 आएटा, यहाँ पर 5 प्लस 4 आएटा, यहाँ पर 1। एग्रीड? Yes, sir. टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड। और डेल्टा मतलब और प्रॉपर्टी क्या लगेगी? डिटर्मिनेंट ए का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट। इस वजह से ऐसा हो गया। अब इसके बाद आपने देखा कि ये जो है ये है क्या? ये ट्रांसपोज हो गया ना, इसी का ये ट्रांसपोज हो गया कि नहीं? Yes sir. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब यहां पर लिखो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। अब क्या हो जाएगा? रो कॉलम इंटरचेंज से डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं चेंज होती, तो आपको मिलेगा ये 2 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा, 2 1 माइनस आएटा 2 माइनस 3 आएटा, सेकेंड कॉलम 1 प्लस आएटा 0 एंड 5 प्लस 4 आएटा, थर्ड कॉलम बिकम थर्ड रो 2 प्लस 3 आयोटा एंड 5 माइनस 4 आयोटा एंड 1। ये आ गया। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से ये वाला बन गया। अब ये क्या है? ये तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट ही आ गया, तो ये डेल्टा आ गया। अब डेल्टा बार इक्वल टू डेल्टा आ गया, तो इसका मतलब डेल्टा माइनस डेल्टा कंजुगेट 0 आ गया, मतलब 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ डेल्टा क्या हो गया? 0 आ गया। बट आयोटा तो 0 हो नहीं सकता, 2 0 हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस ही बात है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ डेल्टा 0 आ गया, और इसका मतलब डेल्टा प्योरली रियल है। तो ये आपका प्रॉपर इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो गया। ऑब्जेक्टिवली तो आपको प्रॉपर्टी याद रहेगी, देखते ही देखोगे कि ये हर्मिशियन है तो रियल नंबर, हर्मिशियन है तो इसकी वैल्यू प्योरली रियल नंबर होगी। दैट्स इट।
अब जैसे मैंने ये प्रूफ किया, अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप प्रूफ करेंगे फटाफट प्रॉपर्टी 13। प्रॉपर्टी 13, if A is skew Hermitian matrix, ऑड में प्योरली इमेजिनरी, इवन में प्योरली रियल। skew Hermitian matrix with order n, n by n, इसका मतलब क्या है कि Aij is negative of Aji, then determinant A is purely real number if n is even, and it is purely imaginary number if n is odd। ये आपको प्रूफ करना है कि अगर ऑर्डर n की वैल्यू n by n का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, और स्क्यू हर्मिशियन है, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू रियल होगी जब वो इवन ऑर्डर का है, और प्योरली इमेजिनरी होगी जब उसका ऑर्डर ऑड है। चलिए प्रूफ करिए, आपके पास 2 मिनट टाइम है, फटाफट जल्दी करिए। वेल डन, वेल डन जी। स्क्यू हर्मिशियन के लिए आपकी प्रॉपर्टी बोलती है कि ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का नेगेटिव, ये प्रॉपर्टी। और यहीं से आगे करेंगे कि देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बार इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज। इसके बाद ए बार का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल बार, और ये आ जाएगा -1 की पावर -1 रेज टू द पावर ऑर्डर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। बट आप जानते हो कि ट्रांसपोज लेने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं चेंज होती है, तो ये तो हो गया डिटर्मिनेंट ए का कॉन्जुगेट, और ये हो जाएगा -1 की पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहां से 2 बातें होंगी। लेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, मान लिया है सामने, तो मेरे को 2 सिचुएशन मिल रही है। क्या? अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो आ रहा है z बार इज इक्वल टू -z। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि z प्लस z बार 0। इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ z 0, दैट इज z इज प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि कोई नंबर का रियल पार्ट अगर 0 है तो प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते हैं ऐसी नंबर को, मतलब उसका आयोटा वाई टाइप की नंबर होगी। ये पार्ट हो गया। अब दूसरी कंडीशन लगा दो, जब n इवन है, अगर इवन है n तो ये नंबर क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। तो आ जाएगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट को आपने क्या लिख दिया? डिटर्मिनेंट को आपने z लिख दिया, तो z बार इज इक्वल टू z आ गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि z माइनस z बार 0 आ गया। इसका मतलब है कि 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 हो गया, है ना? एंड देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 हो गया। अब किसी नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होने का मतलब क्या है? वो नंबर प्योरली रियल है, z इज रियल नंबर। तो हमने ये बात इस्टेब्लिश कर दी
कि अगर इवन ऑर्डर का स्क्यू हर्मिशियन है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू रियल नंबर आएगी, अगर ऑड ऑर्डर का स्क्यू हर्मिशियन है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगी। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स की बात प्रॉपर्टी और हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन की प्रॉपर्टी ये आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि हम वहां पर इसको प्रूफ नहीं करेंगे, रादर प्रूफ कर चुके हैं तो वहां पर स्ट्रेट अवे यूज कर लेंगे तो हमारा समय पूरा का पूरा बच जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये सारी की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हुई, जितनी प्रॉपर्टी हम डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने के लिए यूज करते हैं ऑर्डिनरी तौर पे, इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी हम यूज नहीं करते हैं। बट डिटर्मिनेंट्स को इवेलुएट करने के लिए दो और कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम द रो ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज स्पेशल प्रॉपर्टीज। दो और बातों को यूज करते हैं। एक है we evaluate the determinant, we can evaluate the determinant with not all but some of the determinants without applying the property using the method of factorization, and दूसरा we can also evaluate certain determinants by writing that determinant as a product of two simple determinants। तो प्रोडक्ट में फैक्ट ब्रेक करके एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में ब्रेक करके भी इवैल्यूएट होता है, बड़े स्मार्टली होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन में। और एक होता है फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये दो कॉन्सेप्ट आज हमारे टारगेट पे है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, और इस पर पहले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन क्वेश्चंस एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। तो हम लोग सबसे पहले मेंशन करेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इसमें मैं दो बातों पर, दो फैक्ट्स की तरफ आपका ध्यान ले जाऊंगा। पहला, the determinant whose elements are polynomials in X is itself a polynomial in X। आई डोंट थिंक आप इससे डिसएग्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात बड़ी सिंपल सी बोली जा रही है कि अगर एक डिटर्मिनेंट डेल्टा है जिसके एलिमेंट्स, मान लो 2/2 का ही ले लेता हूँ, जिसके एलिमेंट x में पॉलिनोमियल है, fx एंड px एंड qx एंड gx, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि इसका जो वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, fx प्रोडक्ट gx माइनस px इंटू qx। और आप सभी जानते हो कि दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट करो तो एक पॉलिनोमियल मिलता है, और पॉलिनोमियल्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो भी एक पॉलिनोमियल मिलता है, एंड देयरफॉर इट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स है, तो इसको हम एक पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। इट इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स। और बेटर तरीके से समझना है तो मैं एकदम सिंपल सा ले लूँ। मान लो एक डिटर्मिनेंट डेल्टा है जिसका ये एलिमेंट है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है x, यहाँ है x माइनस 1, यहाँ पर है x प्लस 1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या लिखोगे भाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो आपको क्लियर दिख रहा है ना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स आ गया। इट इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स अनडाउटेडली, पहली बात। दूसरी बात जो आप जानते हो वो क्या है कि इफ x equal to alpha is a root of polynomial fx,
देन क्या होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल एफएक्स में अल्फा रूट है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, 0। इसका मतलब होता है कि एफ अल्फा 0। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब है कि एफ अल्फा 0, और एफ अल्फा 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है कि एफएक्स में अल्फा पुट करके 0 आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर इन fx। दैट इज, जो पॉलिनोमियल fx है उसको आप x माइनस अल्फा टाइम्स सम अदर पॉलिनोमियल gx लिख सकते हो। ये मतलब हुआ, इसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। और 10वीं में पॉलिनोमियल्स किया तो ये सब किया हुआ था। हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया 11th में, तो भी ये रिमाइंडर थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिथम, फैक्टर थ्योरम, ये तीनों हमने रिवाइज किया था। ये बात समझ में आ गई। इन्हीं दो बातों का, पहला कि अगर कोई डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी पॉलिनोमियल इन एक्स आती है। दूसरा कि पॉलिनोमियल में अगर अल्फा रूट है तो एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होगा। तो इन दोनों बातों को कंबाइन करके डिटर्मिनेंट के लिए एक फैक्टराइजेशन का रूल आता है। वो रूल क्या आता है, तो मैं दो रूल बता रहा हूं। सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल सेज दैट, रूल 1 या थ्योरम 1 भी बोल सकते हैं ना, दैट इफ by substituting x is equal to alpha, any 2 row or 2 column of determinant become identical, अब ये जो रूल बोला जा रहा है इसका कन्वर्स नहीं अप्लाई करना है। बोल रहे हैं क्या कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में मैंने ऑब्जर्व किया कि x को अगर अल्फा पुट कर दूं तो उसके 2 रो आइडेंटिकल हो गए या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, 2 रो आइडेंटिकल का मतलब है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। देन डिटर्मिनेंट वेनिशेस, वेनिशेस का मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब उसकी वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब है कि x माइनस अल्फा इज फैक्टर, क्योंकि अल्फा पुट करके वैल्यू 0 होने का मतलब होता है कि अल्फा रूट है और डिटर्मिनेंट खुद एक पॉलिनोमियल है और उसमें अल्फा अगर रूट है तो x माइनस अल्फा फैक्टर है। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट इसको मिस इंटरप्रेट मत करना, इसको ऐसे मत इंटरप्रेट करना कि मैं ये बोल रहा हूं कि अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है तो 2 रो आइडेंटिकल होनी ही चाहिए। नो, अगर 2 रो आइडेंटिकल हो रही है अल्फा पुट करने से तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, लेकिन अगर x माइनस अल्फा किसी डिटर्मिनेंट में फैक्टर है तो x को अल्फा पुट करने पर 2 रो आइडेंटिकल हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बिना 2 रो आइडेंटिकल हुए भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, x को अल्फा पुट कर दिया लेकिन कोई रो आइडेंटिकल नहीं हुई, बट एक्सपांड करके वैल्यू 0 आ रही तो भी तो x माइनस अल्फा फैक्टर आएगा। तो इसका फॉरवर्ड इंप्लीकेशन है ये वाली प्रॉपर्टी का, इसका कन्वर्स अप्लाई मत करना। दिस इज अ कॉशन फॉर यू। समझ में आ गई बात यहां तक? यस सर। बट Yes, sir. अब मैं जो एक और बात बोल रहा हूं उस पर थोड़ा गौर करना। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने किसी डिटर्मिनेंट में x को अल्फा पुट किया है ना, और 2 की बजाय तीनों रो आइडेंटिकल हो गई, तो भाई 2 रो आइडेंटिकल होगी तो भी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन अगर तीनों रो आइडेंटिकल है तो भी तो वैल्यू 0 हो जाएगी। यस और नो? यस सर। तो उस केस में भी तो अल्फा रूट होगा तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, तो 2 रो आइडेंटिकल होने पर भी x माइनस अल्फा फैक्टर है
और तीनों रो आइडेंटिकल हो गया तो भी x माइनस अल्फा फैक्टर है, मतलब कोई फर्क नहीं है क्या? ये दोनों सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है क्या? और अगर फर्क है तो क्या फर्क है? x माइनस अल्फा रूट तो होगा, लेकिन फर्क क्या है ये समझने वाली बात है। सोचते रहो, आप इस बात को सोचते रहो, अभी उस पर भी आएंगे। अब पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताता हूं आपको कि कैसे हम इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल लो, मैंने बोला एक डिटर्मिनेंट डेल्टा है और वो कुछ ऐसा है 1 x x स्क्वायर 1 2 4 एंड 1 3 9। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको आप ऑब्जर्व करो और देखो तो क्या आपको लगता नहीं कि दिस डिटर्मिनेंट डेल्टा इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, क्वाड्रेटिक इन एक्स? बोलो हाँ या ना। यस सर। क्योंकि फर्स्ट रो से एक्सपैंड करो तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कांस्टेंट आएगा, एक्स का कोएफिशिएंट भी कांस्टेंट आएगा, 1 के साथ भी कांस्टेंट, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का आएगा। इट इज डेफिनेटली अ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर इसमें आएंगे। अब मैंने देखा कि अगर मैं x के जगह पर 2 पुट कर दूं तो क्या आएगा? R1 एंड R2 बिकम सिमिलर, फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल हो जाएंगे, हाँ या ना? यस। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 2 डेल्टा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर। एक फैक्टर तो मुझे समझ में आ गया कि इसका एक फैक्टर x माइनस 2 है। इसी तरह से मैंने बोला कि अगर मैं x इक्वल टू 3 पुट कर दूं तब क्या होगा बेटा? x इक्वल टू 3 पुट करने पर क्या होगा? तो आप R1 बोलोगे R1 बिकम आइडेंटिकल विद R3, और इसका मतलब है कि डेल्टा फिर से 0 हो गया, तो आप बोलेंगे x माइनस 3 फैक्टर है। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि डेल्टा जो आपका आया ये डिटर्मिनेंट 1x x स्क्वायर 1 2 4 एंड 1 3 9, इसका एक फैक्टर आ गया x माइनस 2 और एक फैक्टर आ गया x माइनस 3। तो क्वाड्रेटिक है तो 2 से ज्यादा फैक्टर तो हो भी नहीं सकते। Yes, sir. यस सर। तो मैंने बोला कि मान लो तीसरा फैक्टर एक कांस्टेंट है लैम्डा, क्योंकि ये का इस बात की क्या गारंटी है कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का ही होगा? हो सकता है ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो सकता है 3 टाइम्स हो इसका, हो सकता है हाफ टाइम्स हो। तो उसके लिए हमने मान लिया कि तीसरा फैक्टर कांस्टेंट फैक्टर यहाँ एक लैम्डा हो सकता है। अब ये लैम्डा की वैल्यू कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो लैम्डा इवेल्युएट करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि भाई ये एक आइडेंटिटी होनी चाहिए ना, ये अगर फैक्टराइजेशन मेरा सही है तो x की हर वैल्यू के लिए होल्ड करना चाहिए। तो आप लिख दो टू गेट लैम्डा, टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा पुट x की कोई एक सुटेबल वैल्यू डाल दो। मेरे को अच्छा लग रहा है कि x को 0 डाल देते हैं। x को 0 डालते हैं तो राइट साइड में क्या आएगा बोलो, और लेफ्ट में क्या आएगा? पहले लेफ्ट में क्या आएगा? लेफ्ट में डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 0 0 1 2 4 1 3 9, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होगी? 18 माइनस 12, बोलो कितना है? 6 आएगा। जबकि राइट हैंड साइड में x को 0 पुट करके क्या है? 6 लैम्डा आया। यस सर। तो इससे हमारा लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया? 1। इसका मतलब है कि हमारा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवेल्युएट हो गई। और क्या क्या हमारा कंक्लूजन आया? फाइनल कंक्लूजन हमारा आया कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। अब अगर आप रो ऑपरेशन से भी जाओगे बेटा तो भी यही प्रूव होगा। फैक्टराइजेशन से मैंने ये प्रूफ करके दिखाया, रो ऑपरेशन से प्रूफ करोगे तो भी यही प्रूफ होगा। कैसे प्रूफ होगा वो भी करके देख लेते हैं। ये वाली बात ये तो हटा चुके हो, आप लिख चुके होंगे, तो ये वाला पोर्शन मैं यहां हटा रहा हूं और ये बात भी हटा रहा हूं, है ना। अब जरा देखो, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि R1 इज रिप्लेस्ड बाय एक सेकेंड, हाँ,
R1 is replaced by R1 minus R2, क्या आएगा? And R3 is replaced by R3 minus R2. तो ये डेल्टा की वैल्यू हमारी क्या आएगी बोलो? यहां पर आ गया 0, यहां आ गया x माइनस 2, यहां आ गया x स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ आ गया 1 2 4, और ये लास्ट रो में क्या आ गया 0 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 इज 1 एंड 9 माइनस 4 इज 5. अब ये 2 0 हो गए, तो यहां से इसका ऑर्डर रिड्यूस कर लो या एक्सपैंड कर दो, तो क्या आएगा? -1 टाइम्स -1 टाइम्स, बोलो हाँ जी, ये हटा दो, ये आएगा 5 इंटू, या एक काम तो कर ही सकते हो कि फर्स्ट रो से x माइनस 2 कॉमन, कॉमन ले लिया, x माइनस 2 फर्स्ट रो से कॉमन ले लिया, वो कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर x प्लस 2 आ जाएगा, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, 1 और यहाँ पर x प्लस 2 आ गया. अब एक्सपांड करो तो क्या आया? 5 माइनस, बोलो 5 माइनस 3 माइनस x हो जाएगा, x माइनस x माइनस 2 आ जाएगा. तो फाइनली तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या आया? ये x माइनस 2 तो एक फैक्टर दिख ही रहा है, और ये वाला हो गया तुम्हारा 3 माइनस एक्स, और 3 माइनस एक्स का नेगेटिव क्या हो जाएगा? x माइनस 3. तो जो चीज एक्सपेंशन से आ रही वो चीज हमने कॉन्सेप्ट से बोला, फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर के, लेकिन स्टिल माय दैट क्वेश्चन रिमेन्स इंटैक्ट. क्या कि अगर 2 रो के बजाय 3 रो आइडेंटिकल हो जाए तब क्या होगा? तो उसका रूल 2 लिख दो. रूल 2 says that if by putting x equal to alpha, k number of rows oblique k number of columns become identical, then x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं, बट x माइनस अल्फा रिपीट करके फैक्टर होगा. जब 2 रो आइडेंटिकल है तो एक बार फैक्टर होगा, 3 रो आइडेंटिकल है तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर फैक्टर होगा, क्योंकि 2 रो ऑपरेशन करेंगे और 2 रो में x माइनस अल्फा कॉमन आएगा. जब 4 रो आइडेंटिकल होगी तो 3 रो में x माइनस अल्फा फैक्टर कॉमन आएगा, तो x माइनस अल्फा का क्यूब फैक्टर आएगा. तो k रो आइडेंटिकल तो x माइनस अल्फा की पावर k माइनस 1 विल बी फैक्टर. दिस विल बी फैक्टर in the determinant. तो ये 2 रूल्स से हम किसी भी डिटर्मिनेंट को, आई डोंट से दैट किसी भी डिटर्मिनेंट को, जिन डिटर्मिनेंट्स में x के वेरिएबल के सर्टेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तुम्हें ये विजिबली दिख रहा हो कि इसमें कुछ रोज या कुछ कॉलम आइडेंटिकल हो जा रहे हैं, उनका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. देयरफॉर वैल्यू को एक्सपैंड करके उसको वैल्यू इवैल्यूएट भी कर सकते हैं. जैसे मैं 1-2 क्वेश्चंस करके देखते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और बोल रहे हैं इसको इवैल्यूएट करो. क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? तो मैं देखो कैसे वर्क कर रहा हूं, पहले आप पूरी प्रोसेस को समझो कि आर्ग्यूमेंट कैसे देना. मैंने बोला कि if we put a equal to b, क्या हो जाएगा? c1 become identical with c2, therefore delta becomes 0, and therefore a minus b is a factor in delta. And similarly
मेरे को दो और लॉजिक समझ में आ रहा है। क्या क्या बोलते जाओ। अगर मैं b को c के इक्वल पुट करता हूं तो मैं देख रहा हूं कि C2 और C3 आइडेंटिकल हो जाएंगे, डेल्टा की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि b माइनस c फैक्टर है। ऐसे ही ऑल्सो आई कैन आर्ग्यू दैट c की वैल्यू अगर मैं a पुट कर दूं तो C3 कॉलम C1 कॉलम के साथ आइडेंटिकल हो जाएगा, फिर से डेल्टा 0 हो जाएगा, और फिर मैं आर्ग्यू करूंगा कि C माइनस a इज अ फैक्टर। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आया? फाइनल कंक्लूजन आया कि हमारा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 1 1 a b c और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर जो डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई b माइनस c मल्टीप्लाइड बाई c माइनस a आ गया, टाइम्स k हो गया। अब ये टाइम्स k क्यों बोला मैंने? रीजन इसलिए क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक एंड साइक्लिक एक्सप्रेशन है इन एबीसी। ये बात को मैं कैसे प्रूफ करूंगा? तो एक प्रूफ तो बड़ा सिंपल है कि अगर मैं सर्कल पर ए बी सी रखता हूं, ए को बी से रिप्लेस करता हूं, बी को सी से करता हूं, सी को ए से करता हूं, तो रोलिंग हो जाती है ना? ये थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड फर्स्ट के ऊपर रोल करते हुए इधर यहां आ जाएगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब साइक्लिक है, क्योंकि साइक्लिक रिप्लेसमेंट करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ये बात क्लियर आ रही है? बट साथ के साथ में ये भी दिख रहा है कि फर्स्ट रो के सारे कोफैक्टर क्यूबिक है, बी सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, तो इसका एक्सपेंशन एक बी सी ए में क्यूबिक एक्सप्रेशन आएगा। फिर मैंने देखा कि राइट हैंड साइड में ये पूरा क्या है, ये लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर क्यूबिक है, ये भी साइक्लिक क्यूबिक है। इसका मतलब है कि इधर की डिग्री से मैच कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चौथा फैक्टर पॉसिबल है वो एक कांस्टेंट हो सकता है, उसमें एबीसी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने के लिया। अब मैंने के ले लिया तो अब क्वेश्चन यह है कि के की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। हाउ टू डिटरमिन? तो टू फाइंड के पुट ए बी सी की सुटेबल वैल्यू डाल दो। जैसे ए की वैल्यू डाल दो 1, यहां 1 डाल दो, और बी की वैल्यू डाल दो 0 डाल दो, और सी की वैल्यू डाल दो 2। मतलब कोई भी एक सेटअप वैल्यू डाल दो एबीसी की, और बिकॉज ये आइडेंटिटी है एबीसी में तो वहां से के डिटरमिन कर लेंगे। तो ए 1 डाल दिया, बी 0 डाल दिया, सी 2 डाल दिया, तो लेफ्ट में क्या आया? लेफ्ट में आया 1 1 1। ए को 1 डाला था तो 1 1, बी को 0 डाला था 0 0, और सी की वैल्यू मैंने 2 डाली थी तो ये आ गया। और राइट साइड में क्या आएगा? के टाइम्स ए माइनस बी 1 आ गया, बी माइनस सी माइनस 2 आ गया, और c माइनस ए 2 माइनस 1 होकर के 1 आ गया। और यहां से लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो अगर यहां से एक्सपैंड कर लो कॉलम 2 से, तो 4 माइनस 2 तो आ गया 4 माइनस 2 इज 2, 2 का नेगेटिव माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2k। तो यहां से k की वैल्यू 1 आ गई। k की वैल्यू 1 आते ही ये प्रूव हो गया कि इसकी वैल्यू क्या है? a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब ऐसा नहीं है कि आप ये डिटर्मिनेंट को कर नहीं चुके हैं, आप में से हर एक इसका एक्सपेंशन रो रिडक्शन से हम लोग पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। तो ये उसी क्वेश्चन को करने का एक कौन सा तरीका आ गया? फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट से आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो भाई, बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट, क्विक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फैक्टराइजेशन कैसे वर्क करता है ये मैंने एक एग्जांपल लेके बताया। फैक्टराइजेशन के दोनों रूल्स मैंने डिस्कस कर दिए कि पहला रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है। तो अब एक कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं फैक्टराइजेशन पे, ठीक है? इसमें देखो, ये जो फैक्टर, जितने फैक्टर फैक्टराइजेशन से मिल जाएंगे उसके अलावा जो फैक्टर है वो डिसाइड करने के लिए दो चीजों का ध्यान मैंने यूज किया। पहला
कि डिटर्मिनेंट का डिग्री क्या है, उससे राइट हैंड साइड का डिग्री। दूसरा, अगर इधर में साइक्लिक है तो उधर वाला एक्सप्रेशन भी साइक्लिक बनेगा। ठीक है, ये दो चीजों का ध्यान रखेंगे, तभी जाकर के आप इफेक्टिवली इस कॉन्सेप्ट को यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा साइक्लिक एक्सप्रेशन के बारे में एक कॉन्सेप्ट लिख लो, क्योंकि ये मुझे बोला जा रहा है कि लाइट जो है इन्वर्टर इज गोइंग टू स्टॉप, तो इस वजह से हम लोग को क्लास को लगभग खत्म करना पड़ेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, फटाफट इसको एक जगह नोट कर लो, डिस्कस कर लो, सोच लो। साइक्लिक डिटर्मिनेंट या सर्कुलेंट, साइक्लिक डिटर्मिनेंट या सर्कुलेंट क्या है? उसमें पहली चीज, डिटर्मिनेंट्स इन विच द कंप्लीट साइक्लिक रिप्लेसमेंट, ये सारी बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, इसलिए आपको सिर्फ एक जगह फटाफट जल्दी से नोट कर लेना है, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में determinants in which the complete cyclic replacement of variables does not change the value of determinant are called cyclic determinant। तो वो determinants जिसमें variables का complete cyclic replacement करने पर, complete cyclic replacement करने पर determinant की value change नहीं हो रही है। कंप्लीट साइक्लिक रिप्लेसमेंट का मतलब कि अगर मान लो 4 वेरिएबल है, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल का डिटर्मिनेंट है, तो आप क्या करो कि ए की जगह पर बी डाल दो, बी की जगह पर सी प्लेस कर दो, सी को डी से रिप्लेस कर दो और डी को वापस ए से रिप्लेस कर दो, जिसको बोलते हैं कंप्लीट साइक्लिक रिप्लेसमेंट। और अगर ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी, इसका फंक्शन है, इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी डी ए, तो इसको बोलते हैं देन डेल्टा इज साइक्लिक डिटर्मिनेंट, या इसी को सर्कुलेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और साइक्लिक एक्सप्रेशन, नॉन साइक्लिक एक्सप्रेशन, ये बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऐसा आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी, तो ये क्या है? ये नॉन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है। लेकिन अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो साइक्लिक है। अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो साइक्लिक है। अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, साइक्लिक है। तो ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक नहीं। ठीक है, अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू a प्लस 2b प्लस सी आ रही है, तो ये साइक्लिक नहीं है। बट अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी आ रही है, या इसका कोई कांस्टेंट मल्टीपल आ रही है, तो साइक्लिक है। तो साइक्लिक डिटर्मिनेंट, नॉन साइक्लिक डिटर्मिनेंट का बेसिक कंडीशन ये है कि साइक्लिक रिप्लेसमेंट करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे ये एक साइक्लिक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तीसरी बात कि उसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट जो डिग्री क्या होता है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द समेशन ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल्स। मतलब हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर का सम जो है उस टर्म की डिग्री है, डिग्री ऑफ टर्म, sum of power of variable, sum of exponents of variables। तो ये 3rd डिग्री का टर्म है, ये भी 3rd डिग्री का टर्म है, ये भी 3rd डिग्री का टर्म है, ये भी 3rd डिग्री का टर्म है। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट का हर एक टर्म का डिग्री सेम है, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस एक्सप्रेशन। तो ये साइक्लिक भी है, होमोजीनियस भी है और डिग्री 3 है। ऐसे ये वाला क्या है, ये वाला, तो ये साइक्लिक भी है,
एबीसी में साइक्लिक है और ये होमोजीनियस भी आएगा, और डिग्री इसकी देखो तो एक्स में डिग्री 3 आएगी, एबीसी में डिग्री 3 आएगी। ऐसे जो हम लोगों ने पीछे वर्कआउट की, जैसे ये क्या है, एबीसीडी में साइक्लिक है और ये देखोगे तो एबीसीडी में होमोजीनियस भी आएगा, क्योंकि हर टर्म की डिग्री सेम आएगी। तो साइक्लिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, साइक्लिक डिटर्मिनेंट समझ में आ गए। तो ये सब बातें पहले भी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल करते समय आपके साथ में डिस्कस करी हुई थी। अब जैसे अगर मैं ऐसा कोई डिटर्मिनेंट लेता हूं, ये क्या है, 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो ये क्या है, इट इज साइक्लिक होमोजीनियस ऑफ डिग्री क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो ये, बी सी क्यूब सी बी क्यूब 4, फोर्थ डिग्री का साइक्लिक आएगा। इसी तरह से अगर ये है तो क्या आएगा, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये क्या है, ये भी आएगा साइक्लिक, होमोजीनियस भी आएगा, हर एक टर्म का डिग्री सेम आएगा, होमोजीनियस, और डिग्री क्या आएगा 5। हाँ, ऑफ डिग्री इक्वल टू 5 आएगा। तो ये कहानी है कि फैक्टराइजेशन में इन बातों का, ये जो अभी यहां डिस्कस हो रहा है, साइक्लिक एक्सप्रेशन, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, होमोजीनियस एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन का डिग्री, इन सब बातों का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमें उसमें अल्टीमेटली फैक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई सारे फैक्टर मिल गए कि नहीं मिल गए, कुछ फैक्टर हमें दूसरे तरीके से भी निकालने पड़ेंगे, और कांस्टेंट इवैल्यूएट करना पड़ेगा, कांस्टेंट फैक्टर को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो मैं एक क्वेश्चन ये डिस्कशन का बाद इसके अहेड जाके एक क्वेश्चन कर लेता हूं, ये वाला, ठीक है, और फिर वही लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। तो जैसे मान लो अब आप करिए कि सपोज करो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, क्या 1 1 1 ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और मुझे इसको फैक्टराइज करके, फैक्टराइजेशन के मेथड से इसका हमें निकालना है वैल्यू, इवैल्यूएट करना है, ठीक है। आकांक्षा बेटा आपका वीडियो ऑन है, इसको हाँ जी ऑफ कर लो, ओके। देखो अब क्या करेंगे, आप जरा मुझे बताते जाओ, जितनी बातें आपको समझ में आ रही बताते जाओ। पहला, अगर मैं ए को बी पुट कर दूं, बी को सी पुट कर दूं, सी को ए पुट कर दूं, तो रिस्पेक्टिवली क्या क्या ऑब्जर्वेशन है कि C1 और C2 आइडेंटिकल हो गया, ऐसा करने पर C2 और C3 आइडेंटिकल हो गया, ऐसा करने पर C3 और C1 आइडेंटिकल हो गया। तो यहां से हमारे क्या कंक्लूजन्स आ रहे हैं कि C माइनस ए फैक्टर है, यहाँ पर B माइनस सी फैक्टर है, B माइनस सी बोलो या C माइनस बी बोलो, दोनों बोल सकते हो, यहाँ पर A माइनस बी फैक्टर है, इस फैक्टर। तो उससे आ गया कि हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, ये आ गया तुम्हारा A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब जरूरी नहीं कोई बच्चा B माइनस सी की जगह C माइनस बी लिख दे रहा है, तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि वो गलत कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सही तो एक ही होगा, ऐसा नहीं कि B माइनस सी भी सही होगा, C माइनस बी भी सही होगा, राइट। तो इसके अलावा अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि चौथा फैक्टर होगा कि नहीं होगा, फोर्थ फैक्टर होगा कि नहीं होगा, और वो होगा तो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, ये क्वेश्चन है। कैसे डिसाइड करेंगे, वो दो बातों से डिसाइड करेंगे। पहला तो डिग्री, बिल्कुल सही बोला, डिग्री। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या आएगी बेटा, बोलो। 3 आएगी डिग्री। अरे आई एम वेरी सॉरी, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं यार, इसको दोबारा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं है बच्चे, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कर दो, स्क्वायर वाला तो भी करके दिखाई दिया था ना, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है। अब डिग्री क्या है, 4।
4 डिग्री। 4 डिग्री है, सिर्फ 4 डिग्री है कि कुछ और भी प्रॉपर्टी इसके अंदर में साइक्लिक भी तो है? यस सर। 4 डिग्री का साइक्लिक है, होमोजीनियस है। अच्छी बात है। ये जो आपने जितने फैक्टर आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जो फैक्टर आइडेंटिफाई हो चुके हैं, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये साइक्लिक है या नहीं है? है सर। साइक्लिक है। और ये क्यूबिक है या नहीं है? यस सर। क्योंकि लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर करके डिग्री 3 का है, तो 3 डिग्री का साइक्लिक फैक्टर हमें मिल गया है। तो अब मेरे को बताओ कि जो चौथा फैक्टर होगा वो कैसा होना चाहिए? लीनियर। लीनियर ही होना चाहिए कि लीनियर साइक्लिक होना चाहिए? उसे लीनियर साइक्लिक। क्योंकि अगर ये साइक्लिक है तो वो नॉन साइक्लिक हो गया, तब तो प्रोडक्ट नॉन साइक्लिक हो जाएगा। क्यों लेफ्ट हैंड साइड साइक्लिक है तो राइट हैंड साइड में साइक्लिक ही आना चाहिए, और ये 3 डिग्री है तो वो 1 डिग्री का। तो इसका मतलब है कि चौथा फैक्टर कैसा होना चाहिए? लीनियर एंड साइक्लिक होना चाहिए। अब एबीसी में लीनियर साइक्लिक एक्सप्रेशन क्या होगा? तो मैं बोलूंगा एबीसी में जनरल लीनियर एक्सप्रेशन, जनरल लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा? तो आप बोलोगे कि एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी, ये जनरल लीनियर है। लेकिन अगर साइक्लिक होना है, अगर इसको साइक्लिक होना है तो क्या होना चाहिए? टू बी साइक्लिक क्या कंडीशन होनी चाहिए? एबीसी के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन होना चाहिए। तो क्या लिखूं बेटा मैं यहां पर? मैं लीनियर साइक्लिक के लिए क्या लिखूं? के टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी लिखूं, चलेगा? यस सर। अब रह गया क्या कि टू फाइंड के को फाइंड करने के लिए क्या किया जाए? के की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया जाए? तो कांस्टेंट को इवेल्युएट करने का सिंपल तरीका होता है कि इस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन जो आपने लिखा है, इसको कंसीडर द इक्वेशन एज आइडेंटिटी, कंसीडर द अबव इक्वेशन एज आइडेंटिटी इन ए बी सी, आइडेंटिटी इन ए बी सी, और एबीसी की कोई सुटेबल वैल्यू एक डाल दो, कोई भी सुटेबल वैल्यू एबीसी की प्लेस करो। तो सुटेबल वैल्यू मतलब ऐसा वैल्यू मत डालना जिसमें राइट हैंड साइड भी पूरा 0 हो जाए और लेफ्ट भी 0 हो जाए, तब तो 0 इक्वल टू के इंटू 0, तो के की वैल्यू नहीं डिसाइड हो पाएगी। तो ऐसा करना कि वैनिश ना करे डिटर्मिनेंट। तो मैंने बोला कि चलो ऐसा करते हैं कि ए की वैल्यू 0 डाल देते हैं एंड बी की वैल्यू 1 डाल देते हैं और सी की वैल्यू -1 डाल दें क्या? नो सर, सर फिर तो ए प्लस बी प्लस सी 0 है। तो सी की वैल्यू हमने 2 डाल दिया। चलो ओके। तो उससे क्या आया कि लेफ्ट हैंड साइड जो डेल्टा है वो आ जाएगा तुम्हारा 1 1 1। ए के 0 डाला तो यहाँ 0 0 आ गया, बी को 1 डाला तो 1 1 आ गया, सी को 2 और 8 आ जाएगा। वेयर एज राइट हैंड साइड में क्या आएगा बच्चे? ए माइनस बी आ गया -1, बी माइनस सी आ गया -1, सी माइनस ए आ गया 2, और के और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 3। अब जरा इसको एक्सपांड कर लो तो आ गया 8 - 2 6, तो यहां से आ गया मेरा 6 इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 6k, तो यहां से k की वैल्यू 1 आ गई। अब कोइंसिडेंटली जितने एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने लिए हैं सब में k 1 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह k 1 आता है, कुछ केसेस में k की वैल्यू कभी 2 भी आ जाएगी, कभी 6 भी आ जाएगी, कभी हाफ भी आ जाएगी। वैसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे आगे प्रैक्टिस करते समय। तो ये है हाउ टू परफॉर्म द फैक्टराइजेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समराइज कर रहे हैं। कर दें या एक आध क्वेश्चन और करोगे? कर लेंगे सर। चलो अभी क्वेश्चन आप अपने आप भी करो। ठीक है, तो लेट्स पुट इट लाइक दिस। ये नोट कर चुके होंगे, मैं इस स्लाइड को चेंज कर दूं? यस। ओके, थैंक यू। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये दोनों तो हो चुके हैं। हाँ जी, चलिए
ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन कर लो तो आज की क्लास को फिर यहीं पे क्लोज कर देंगे। जल्दी करिए। अब जो जो यहाँ पर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से कर रहे हो, ये सभी क्वेश्चन को आप चाहे तो रो ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि रो ऑपरेशन से नहीं होगा, आप रो ऑपरेशन से करेंगे तो वहां से भी हो जाएगा। बट अभी राइट नाउ यू आर यूजिंग फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन से ही वर्कआउट करके बताओ। ये 3 फैक्टर तो स्ट्रेट अवे दिख गए होंगे। Yes, sir. A equal to B, B equal to C, C equal to A रिस्पेक्टिवली पुट करने से C1 identical C2, C2 identical C3 and C3 becomes identical with C1 and therefore A minus B is a factor, B minus C is a factor, C minus A is a factor। ये बात तो समझ में आ गई। इसके बाद का आपका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, बोलो। लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट is of degree 5 degree 5 and cyclic expression, साइक्लिक डिग्री 5 का साइक्लिक एक्सप्रेशन है LHS में एंड सो RHS भी वही होना चाहिए। सो राइट हैंड साइड मस्ट बी 5th डिग्री साइक्लिक। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, उसके लिए आप बोलोगे कि ये 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए A माइनस B मल्टीप्लाइड बाई B माइनस C मल्टीप्लाइड बाई C माइनस A मल्टीप्लाइड बाई, अगला फैक्टर जो होगा वो डिग्री 2 का, ये तो क्यूबिक साइक्लिक है तो वो दूसरा बचा हुआ फैक्टर क्या होना चाहिए सर? डिग्री 2 का साइक्लिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 का साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 का साइक्लिक क्या होना चाहिए, डिग्री 2 का साइक्लिक एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, जनरल साइक्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2 कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस भी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई? डू यू हैव सम आइडिया, डू यू हैव सम सजेशन, कैसा होना चाहिए? तो मेरे को A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस मेरे को लगता AB हाँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस M टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA। यही होना चाहिए ना। यस सर। अब यहाँ दिक्कत है कि हमारे पास में 2 अननोन आ गए, एक K और एक M। तो अब K और M की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको पुट 2 सेट ऑफ वैल्यूज, जैसे एक वैल्यू आप डाल दो कि A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1 और C इक्वल टू -1। तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा मैं दिखा रहा हूं, 1 0 0 1 1 1 एंड 1 1 -1। और इसकी वैल्यू आएगी -1 इंटू -1 तो -2 आ जाएगी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में A माइनस B करेंगे तो -1 आएगा, B माइनस C करेंगे तो 2 आएगा, C माइनस A करेंगे तो -1 आएगा और इन 2 K टाइम्स
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 2k प्लस m टाइम्स बिकॉज a 0 है तो AB भी 0 हो जाएगा और CA भी 0 हो जाएगा, तो BC क्या है -1, तो -1 मतलब 2k माइनस m आ गया। यहां से आपको क्लियर कट देखो तो m माइनस 2k की वैल्यू क्या आ रही बताओ, 1 आ रही है। यस सर। तो m और k में एक लीनियर इक्वेशन मिल गया, लेकिन अभी हमने सिर्फ एक सेट ऑफ वैल्यू पुट करी है ABC की। इसी तरह से एक दूसरी सेट ऑफ वैल्यू पुट कर दो ABC की, a को 1 पुट कर दो, b को मान लो 0 पुट कर दो, c को 2 पुट कर दो। ऐसा कि a इक्वल टू मान लो 0 पुट किया, b को 1 पुट कर दिया, बट अब c की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी। तब क्या होगा, तब एक दूसरा 1 0 0 1 1 1 एंड 1 4 एंड 8 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में फिर से आपको वही मिलेगा, a माइनस बी करेंगे तो -1 आ गया, b माइनस सी करेंगे तो -1 आ गया, c माइनस a करेंगे तो 2 आ गया, और उसके बाद में ब्रैकेट में क्या आएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 टाइम्स k, और प्लस m के साथ क्या आएगा बेटा, BC आ गया 3, तो 3m लिख दो ना, प्लस 3 टाइम m। अब जरा सिंप्लीफाई करो तो 8 माइनस 4 इज 4, आ गया 4 इज इक्वल टू, राइट में क्या आ रहा है 2 टाइम्स 5k प्लस 3m। यहां से एक इक्वेशन आ गया, क्या बोलो, 5k, हाँ 5k प्लस 3m आ गया, तो आ गया तुम्हारा 3m प्लस 5k की वैल्यू 2 आ गई। यस सर। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो m और k डिटरमिन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली m की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक बार चेक करना कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, एक बार जस्ट चेक करना पड़ेगा तुमको थोड़ा सा। ABC की वैल्यू यहाँ पर जो मैंने डाली है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग -1 -2, तो यहाँ पहला वाला तो सही है, ये दूसरे वाले को जरा चेक करो एक बार फिर से। A0 B1 C2 पुट किया मैंने, तो यहाँ तक ठीक है। ये तो ठीक है, राइट हैंड साइड में देख लो सही आ रहा है। 5k 2m नहीं हो रहा। हाँ 2m आ रहा था, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं पर कैलकुलेशन एरर जो है मैं सेंस कर रहा था। 2m, तो यहाँ पर 2m प्लस 5k आ गया, ओके इक्वल टू 2। अब यहाँ से क्लियर दिख रहा है देखो कि ये वाले फर्स्ट वाले इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2m माइनस 4k इज इक्वल टू 2 आ गया, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो k 0 आ जाएगा, आ रहा है कि नहीं, 9k 0, तो k की वैल्यू 0 आ गई, और k की वैल्यू 0 अगर डाल दो किसी में तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी, m की वैल्यू 1 आ जाएगी, k 0 आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कि ये वाला टर्म वैनिश हो गया और ये प्रूव हो गया। तो ये फैक्टराइजेशन का टेक्निक है कि फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि आप ये वाला टर्म को लिखते ही नहीं हो, कुछ लोग ऐसे धक्के से m टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA लिख देते हैं और फिर m की वैल्यू 1 प्रूव कर देते हैं एक सेट ऑफ वैल्यू से, तो कर लेते हैं लोग, बट आपको एकदम प्रिसाइजली करो तो सही प्रोसीजर ये है जो मैंने करके दिखाया। ऐसे ही आप सेकेंड क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेंगे सेकेंड क्वेश्चन को ट्राई अपने आप, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, संडे वाली क्लास में, ठीक है। तो संडे वाली क्लास में हमें मतलब कि आपका सिर्फ डाउट लेना है, और फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करने मतलब आप कहां तक सारे सम कर चुके हैं, वैसे कहां तक कर चुके हैं, गेम्स को कहां तक कर चुके हैं आप, गेम 7 शुरू करते हैं। कहां तक
गेम 7 6 खत्म कर दिया। तो 6 तक डाउट सारे हो गए कि डाउट भी है? सर है तो गेम 5, गेम 6 और गेम 7 तक अब सारा कॉन्सेप्ट हो चुका है। गेम 7 तक कर सकते हैं। सिर्फ गेम 7 में कहीं कहीं पर अगर एडजॉइंट या को फैक्टर की बात आएगी वो वाले एक आध दो सवाल छोड़ देना। बाकी फैक्टराइजेशन के गेम 7 में लास्ट में क्वेश्चन है वो सारे ट्राई कर लेना। ठीक है, तो गेम 7 तक का जितना भी डाउट है वो आज करेंगे और कल मेरे पास में बाय टुमारो इवनिंग गेम 7 तक के सारे डाउट आने चाहिए और टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 के भी सारे डाउट आने चाहिए, 3 एंड 4 के। ठीक है, तो जितने आपके डाउट कलेक्ट होंगे वो सारे के सारे संडे वाली क्लास में वो डाउट डिस्कस होंगे। और प्लस जो है अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम लोग सिर्फ क्या यूज करेंगे, आई थिंक जब डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज अगर हम कर चुके हैं तो अब हम वापस मैट्रिसेस पे आएंगे और कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स और उसकी हेल्प से इनवर्स निकालना। तो इतना हम लोग मतलब कि एडजॉइंट और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी और इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं उसे वहां तक हम लोग कर सकेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, ओके। तो मुझे लग रहा था कि आज की क्लास हो नहीं पाएगी बिकॉज ऑफ द पावर कट, बट थैंक्स गॉड हो गया। हाँ जी बोलो, कुछ बोल रही हो? यस सर